कोरियोलिस बल। ठीक है, अब देखिए ये कोई वास्तविक बल नहीं है, ये एक आभासी बल है। वास्तविक बल नहीं है, यह एक आभासी बल है। ये सब जगह बोलते हैं जो कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, सही बात है। पर चीज ये है कि घूर्णन के कारण कैसे। ठीक है, भूमध्य रेखा पर घूर्णन बहुत तेज है ना, घूर्णन गति 1670 किलोमीटर प्रति घंटा है भूमध्य रेखा पर, कोरियोलिस बल 0 है। जब घूर्णन के कारण है तो वहां तो ज्यादा होना चाहिए। बात समझ रहे? तो इसका मतलब है सिर्फ घूर्णन के कारण नहीं है, कुछ और इसमें जो है बात है। देखिए, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, यह मूल वजह है। ठीक है, पर कोरियोलिस बल तब तक प्रभावी नहीं होता है जब तक रोटेशन फ्रेम चेंज नहीं होगा। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, आज आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें यह क्लियर हो जाएगा कि विंड का डायरेक्शन, जैसे जो हम व्यापारिक पवन को देखते हैं, व्यापारिक पवन पूर्व से आती है, वहीं पर पछुआ पवन जो है वो पश्चिम से आती है। आपको यह भी कंफर्म हो जाएगा कि इनका डायरेक्शन पूर्व और पश्चिम क्यों है। ठीक है, यह भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। यह बात बिल्कुल सही है। अगर पृथ्वी ना घूमे तो कोरियोलिस बल नहीं होगा, यह भी बात सही है। ठीक है, पर कोरियोलिस बल आपको अनुभवित कब होगा? जितने भी संचलन होते हैं, ठीक है, चाहे वो सागरीय धाराओं का संचलन हो, विंड संचलन हो, यहां तक कि आप यहां से मिसाइल फेंके पाकिस्तान पे, तो भी कोरियोलिस बल प्रभावी होगा। ठीक है, तो भी कोरियोलिस बल प्रभावी होगा। तो जैसे मान लीजिए कि कहां गया, हम उत्तरी ध्रुव से एक बॉल फेंकते हैं और यहां पर 0 डिग्री पर सीध में ऐसे फेंकते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर खड़े होकर गेंद फेंकते हैं, यहां पर आनी चाहिए। इसको आने में 1 घंटे का समय लगता है, 1 घंटा। ठीक है, तो ये बॉल हमने यहां से फेंकी, यहां तक आने में 1 घंटे का समय लगेगा। तब तक 1 घंटे में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, तो जो बॉल यहां गिरनी चाहिए थी वो ऐसे घूम करके इधर आएगी। बात समझे? अब यहां पर पृथ्वी की घूर्णन गति बहुत कम है और यहां पर पृथ्वी की घूर्णन गति तीव्र है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु स्लो फ्रेम से फास्ट फ्रेम की ओर जा रही है। ठीक है, तो वो निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचेगी बल्कि उसके पीछे गिरेगी। ठीक है, उससे पीछे रह जाएगी, वो स्थान आगे निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर आप स्लो फ्रेम से फास्ट फ्रेम में जाएंगे तो घूर्णन के डायरेक्शन में पीछे रह जाएंगे। आपको ये 2 लाइन याद रखना है बस। अगर आप स्लो फ्रेम से फास्ट फ्रेम में जाएंगे तो घूर्णन के डायरेक्शन में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो ये गेंद आनी चाहिए थी 0 डिग्री पर ये आएगी 15 डिग्री पश्चिम। ठीक है, अब इसी को उलट देते हैं, यही गेंद हम यहां से यहां फेंकते हैं। जब आप फास्ट फ्रेम से स्लोवर फ्रेम में कोई चीज भेजेंगे, चाहे हवा जाए चाहे मिसाइल जाए, फास्ट फ्रेम से जा रही ना, वहां पे पृथ्वी 1600 किलोमीटर की, और ऐसी जगह पे जा रही है जहां पे पृथ्वी की गति जो है घूर्णन गति लगभग 0 है। ठीक है, वहां पर जाएगी तो ये फास्ट चल रही थी ना, ये फास्टर फ्रेम से आई है, तो ये हमेशा घूर्णन के डायरेक्शन में आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो जब भी कुछ फास्ट फ्रेम से स्लो फ्रेम में जाएगा, मतलब निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएगा, वो हमेशा पछुआ होगा। और जब भी स्लो फ्रेम से या उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर आएगा, वो हमेशा
उसमें पीछे रह जाएगा, वो हमेशा पूर्वा होगा। उसकी डायरेक्शन किधर होगी? पूर्व से होगी। और जो इधर से जाएगा वो पीछे रह जाएगा, वो हमेशा पछुआ होगा। यहीं से पूर्व और पछुआ डिसाइड होता है। कोई भी चीज अगर पश्चिम से, कोई भी वायु तरंग, वायु जलधारा पश्चिम से आ रही है, मतलब वो हमेशा फास्टर फ्रेम से स्लोअर फ्रेम में आएगी। और कोई भी पूर्व से आ रही है तो वो स्लो फ्रेम से फास्ट फ्रेम में आएगी। अब हम इसको यहां पर निरूपित करके देखते हैं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप में से कई लोग चलती बस से कूदे होंगे, मतलब उतरे होंगे, चलती ट्रेन से भी उतरे होंगे, ठीक है, उतरे। तो आप एक फ्रेम में होते हैं, वो फास्टर फ्रेम है, ठीक है। अब वहां से जैसे ही आप लैंड पे जाते हैं, ठीक है, वो स्लोअर फ्रेम है। ये मोशन फ्रेम्स की मैं बात कर रहा हूं, वो स्लोअर फ्रेम है। तो अगर आप थोड़ा सा उसके साथ आगे की तरफ नहीं दौड़ते हैं, आप गिर जाएंगे, ठीक है, आप गिर जाएंगे। यही प्रभाव जो है वो होता है डायरेक्शनल चेंज में। तो जैसे ही वायु अपना फ्रेम चेंज करेगी, ठीक है, फास्ट वाली है, यहां पे जाएगी, ठीक है, तो इसको पहुंचना चाहिए था यहां पर, ये तेज चल रही थी, आगे पहुंच जाएगी, ठीक है, फिर आगे बढ़ेगी और आगे पहुंच जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी और आगे पहुंच जाएगी। ऐसे इसका डायरेक्शन चेंज होता चला जाएगा और एक समय पर ये वायुदाब रेखाओं के समानांतर हो जाएगी। ये वायुदाब रेखाओं के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। तो सामान्यतः होता यह है, अब इसमें इसको हम थोड़ा सा बना करके समझ लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन यहां पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जो कि ध्रुवों की ओर घटता जाता है। यहां पर घूर्णन जो है वो 0 किलोमीटर है, ठीक है। 45 डिग्री पर जो घूर्णन है वो लगभग 1250 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इधर घूर्णन घटता जाता है। अब अगर हम यहां से कोई चीज इधर छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये तो तेज घूमने वाली जगह है, ये धीमे घूमने वाली जगह है, ठीक है। तो ये हमेशा यहां नहीं पहुंचेगी बल्कि इससे आगे निकल जाएगी। फास्ट फ्रेम से स्लोअर फ्रेम में जाएंगे, आप रोटेशनल डायरेक्शन में आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप तो तेज चल रहे थे, आप तेज एरिया से आ रहे हो जो तेज घूम रहा था, ठीक है। और वहीं जब आप स्लोअर फ्रेम वाले से यहां पे आएंगे तो आपको यहां पर आने का था, पर ये रोटेट वेस्ट टू ईस्ट घूम रही पृथ्वी, ठीक है, तो ये जगह आगे निकल जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। हमेशा फास्ट से स्लो में जाने पर पछुआ होता है और स्लो से फास्ट में आने पर पूर्वा होता है, ठीक है। यही है पछुआ। देखिए इसका डायरेक्शन पश्चिम से है ना, ठीक है, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, इसका डायरेक्शन वेस्ट से है, ठीक है। इसी से पछुआ पवनें बनती हैं। बात समझ में आई? और यहां पर ये ईस्टर्न साइड है, तो अगर इधर से इधर विंड आएगी, इधर से इधर आएगी, तो वो हमेशा ऐसे घूमेगी, ठीक है, ये पूर्वा होगी। और अगर इधर से इधर जाएगी तो हमेशा पीछे घूम, ठीक है। ऐसे कोरियोलिस बल काम करता है। इसीलिए बोलते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल वायु को दाईं ओर घुमाता है। देखो दोनों दाईं ओर घूम रही है कि नहीं घूम रही है? इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, तो देखिए मेरे राइट हैंड साइड डिफ्लेक्ट हो रही है। अब हम इधर से मुंह इधर कर लेते हैं, इसका भी डायरेक्शन दाईं ओर है। तो पूरे गोलार्ध में, पूरे उत्तरी गोलार्ध में वायु का जो डायरेक्शन है वो दाईं ओर होता है। समझे? यही चीज यहां पर भी होगी, यही चीज यहां पर भी होगी। करके देखते, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहां से एक वस्तु को यहां फेंकते हैं, ये फास्ट फ्रेम है, ये स्लो फ्रेम है, ठीक है, फास्ट फ्रेम है, स्लो फ्रेम। तो हमारा रोटेशन तो वही है ना, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो इसको यहां जाना चाहिए था, पर फास्ट से आएगी तो ये यहां पहुंच जाएगी, ठीक है। आप देखिए बाईं तरफ है ना, तो डिफ्लेक्शन एक ही है, पर केवल दिशा हम इसमें इधर देख रहे हैं तो दाईं ओर है, इसमें इधर देख रहे हैं तो बाईं ओर है। जितनी भी विंड होगी उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर ही डिफ्लेक्ट होगी।
ठीक है, अब जैसे यहां से फेंकते हैं यहां पर, तो इसको पहुंचना यहां चाहिए, पर जब तक यहां पहुंचेगी पृथ्वी घूम जाएगी, तो ये पहुंचेगी यहां पर। ये भी देखिए बाईं ओर डिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि भूमध्य रेखा के आसपास कोरियोलिस फोर्स 0 क्यों होता है? भूमध्य रेखा के आसपास कोरियोलिस फोर्स 0 क्यों होता है और ध्रुवों पर अधिकतम क्यों होता है? वही तो चीज है ना, हम जिससे कोरियोलिस फोर्स समझ रहे थे वो तो है ही नहीं, घूर्णन से समझ रहे थे ना। घूर्णन इसका कारण है, ठीक है, घूर्णन इसका कारण है, पर जब तक कोई भी वस्तु अपना रोटेशन फ्रेम चेंज, आप भूमध्य रेखा के समानांतर वायु चलती रहेगी, डिफ्लेक्ट नहीं होगी। बहुत सारी सागरीय तरंगें भूमध्य रेखा के समानांतर सीधी चलती हैं, डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, उनको हम इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं, इसे सीधी चलती रहेंगी, डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब तक रोटेशन फ्रेम चेंज नहीं होगा कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, नो कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, जब तक रोटेशन फ्रेम चेंज नहीं होगा तब तक कोरियोलिस फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा। अब इस एरिया में 0 से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य पृथ्वी की घूर्णन गति एक बराबर है। इस एरिया में जो घूर्णन गति है वो लगभग 1670 ही है, इसीलिए 0 से 5 डिग्री तक कोरियोलिस फोर्स 0 है, क्योंकि यहां पे घूर्णन गति में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। आप अगर 0 से 2 डिग्री तक जाएंगे, दो अक्षांशों के बीच या एक अक्षांश के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है। ठीक है, पता है आपको 111 किलोमीटर का अंतर होता है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश है, उसके बाद 1 डिग्री अक्षांश है, इसके बीच में 111 किलोमीटर का अंतर। तो अगर आप 0 डिग्री अक्षांश से 1 डिग्री अक्षांश की ओर जाएंगे, आपकी घूर्णन गति वही बनी रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसीलिए यहां पे चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट ही नहीं है। ठीक है, यहां पर कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट नहीं। तो कोरियोलिस फोर्स आभासी इसीलिए, वास्तविक नहीं है। वास्तविक होता तो सब जगह होता। ठीक है, ये आभासी है, क्योंकि जब तक आप रोटेशन फ्रेम चेंज नहीं करते हैं कोरियोलिस फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा। अब बात करते हैं यहां की, तो आप ये समझ लीजिए 89 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोरियोलिस फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे स्पीड बहुत तेजी से चेंज होती है, 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है लगभग 85 डिग्री अक्षांश पर, और वहीं 90 डिग्री पर 0 हो जाती है। चेंज बहुत तेजी से होता है। ठीक है,